दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, अब हम तीसरे सत्र में प्रवेश करते हैं। IC38 की जो ट्रेनिंग का ये सत्र चल रहा है, जिसमें आपको परीक्षा पास करने के विषय में जानकारी दी जा रही है। तो इसका तीसरा सत्र इंश्योरेंस की शुरुआत कैसे हुई, यानी इंश्योरेंस के इतिहास से शुरू करते हैं और फिर धीरे-धीरे देखते हैं विषय को। बीमा का इतिहास। बीमा का इतिहास बहुत पुराना है। आधुनिक रूप में जो बीमा का इतिहास मिलता है उस तरह से तो नहीं। हाँ, ये है कि अगर इतिहास में जाएँगे तो ईसा पूर्व 3000 वर्ष से जो है किसी न किसी रूप में बीमा रहा है। बेबीलोनियन जो सभ्यता थी, वहाँ के जो व्यापारी होते थे, वो जहाज या सामान को जो ऋणदाताओं के ऋण माफ किए जाने के लिए अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जाता था। तो इसको जो है बाटमरी ऋण कहा जाता था। तो ये परंपरा बेबीलोनियन सभ्यता में थी, वहाँ के व्यापारी इस तरह से व्यापार करते थे, तो एक इंश्योरेंस का स्वरूप ये भी था। और यही बात अपने यहाँ पे भरूच और सूरत के जो व्यापारी थे, वो व्यापार करते थे श्रीलंका से, मिस्र से, यूनान से। यहाँ भी यही बाटमरी ऋण प्रणाली प्रचलित थी। और यूनानी लोग जो थे एक अपने जो लोग थे उनके दाह संस्कार के लिए एक पूलिंग टाइप की व्यवस्था किए थे। अंतिम संस्कार और उनके परिवारों की देखरेख के लिए परोपकारी संस्थाओं की शुरुआत की थी। तो कुछ-कुछ कलेक्शन करके उस तरह से जो है जब किसी का जो है डेथ होती थी तो उनका अंतिम संस्कार करते थे। तो एक स्वरूप ये भी था सहयोग का, सार्वजनिक सहयोग का। तो एक इंश्योरेंस का एक तरीका ये भी कह सकते हैं। रोड्स के व्यापारी जो थे संकट के समय जहाज के भार को कम करने के लिए सामान फेंक देते थे और हानि को समस्त व्यापारियों में बांट देते थे। जैसे कोई जहाज है, वो फुल भरा हुआ और कहीं बीच समुद्र में वो डगमगाया, क्योंकि पहले ज्यादा जो व्यापार था वो समुद्र के रास्ते होता था। अब अगर मान लीजिए कि लोडेड जहाज समुद्र में डगमगाया तो उसको तब तक फेंकते रहते थे जब तक कि उसका लेवल जो है सही नहीं हो जाए और वो जहाज संतुलित हो जाए। अब जब कुशलता पूर्वक जितना भी सामान बचा है और जितना नुकसान हुआ है, उसको आपस में बाँट लेते थे। यानी जो नुकसान है उसको बराबर से जो है रोड्स के व्यापारी आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे। इसको एक तरह का ये भी देखने को मिलता था। इंश्योरेंस की एक ये भी विधा थी उस समय। चीन के व्यापारी विभिन्न जहाजों और नावों से अपना सामान भेजते थे। जैसे मान लीजिए कोई बड़ा व्यापारी है, उसको सामान भेजना है तो एक जहाज में ना भेज के वो कई जहाजों में भेजता था। अगर एक जहाज डूब जाता था तो इसका मतलब है कि ठीक है, कोई बात नहीं, 4 और जहाज जो हैं उनसे जो सामान भेजा है उससे तो बाकी सामान सुरक्षित पहुँच गया। यानी अगर जो लॉस हुआ वो केवल 20% का लॉस हुआ। तो इस तरह से चीन के व्यापारी करते थे, लॉस जो हानि होती थी उसको कम करने के लिए। अब आधुनिक काल में देखिए बीमा की जो नई अवधारणा है वो क्या है? वर्तमान में प्रचलित वाणिज्यिक बीमा कारोबार की शुरुआत के संकेत लंदन के लैड कॉफी हाउस से मिलते हैं। लंदन का जो लैड कॉफी हाउस था वहाँ पे लोग बैठते थे और वहीं से जब बैठकी होती थी तो वहाँ पे कुछ ऐसे विषय आते थे कि किस तरह से इस तरह का संकट का सामना किया जाए क्योंकि लॉस हो रहा है। तो वहाँ से जो है एक शुरुआत, ऐसे लोग मिल के जो है एक शुरुआत करते हैं और वो मोस्टली किया उन्होंने समुद्री लुटेरों से हानियों को आपस में बाँटने की शुरुआत के रूप में हुआ था। क्योंकि पहले व्यापार का केवल जो वो था, वो ना तो जहाज से होता था एरोप्लेन से, और ना ही जो है उतना संभव नहीं था कि सड़क मार्ग से। हाँ, ये है जो बड़े व्यापार होते थे वो समुद्र से ही होते थे। तो उसी लॉस को फ़ोकस करके जो है यहाँ पे लंदन के कॉफ़ी हाउस में ऐसे कुछ व्यापारी मिलते थे, तो उन्होंने अपना एक योजना बनाई कि जो भी लॉस हो उसको जो है आपस में बाँटा जाए। तो इसलिए जो है 1706 में लंदन में शुरू की गई एमिकेबल सोसाइटी फॉर परपेचुअल एश्योरेंस विश्व की सर्वप्रथम बीमा कंपनी मानी जाती है। अगर क्वेश्चन आता है कि विश्व की सबसे पहले बीमा कंपनी कौन-सी है? तो उसका नाम है
ये एमिकेबल सोसाइटी फॉर परपिचुअल एश्योरेंस, ये जो है 1706 में लंदन में शुरू हुई थी। ये चीज ध्यान में रखना है। अब और भी कुछ एक तथ्य हैं जो जानना थोड़ा जरूरी है। जैसे 18वीं शताब्दी में भारत में बीमा की शुरुआत हुई थी। 18वीं शताब्दी में अब भारत में स्थापित की जाने वाली पहली इंग्लिश, क्योंकि 18वीं शताब्दी में तो भारत ब्रिटेन का ही गुलाम था, तो 18वीं शताब्दी में जो पहली इंग्लिश जीवन बीमा कंपनी स्थापित हुई थी उसका नाम था द ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। द ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ये भारत में विश्व की कौन सी थी? द एमिकल सोसाइटी ऑफ परपिचुअल एश्योरेंस, द एमिकेबल सोसाइटी फॉर परपिचुअल एश्योरेंस, ये विश्व की पहली बीमा कंपनी थी। और भारत की कौन सी थी? जो ब्रिटिश बीमा कंपनी थी, द ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी। और भारत में स्थापित पहली गैर जीवन बीमा कंपनी कौन सी थी? ये तो लाइफ इंश्योरेंस हो गई, और जो गैर जीवन बीमा कंपनी थी उसका नाम था ट्रिटन बीमा कंपनी लिमिटेड। ये दोनों जो है ये अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई थी। और पहली भारतीय बीमा कंपनी, इसका गठन 1870 में मुंबई में हुआ, बॉम्बे म्यूचुअल एश्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड, ये भारतीय कंपनी थी। पहली भारतीय बीमा कंपनी, इसका गठन 1870 में हुआ बम्बई में। अगर इस तरह का क्वेश्चन है कि कौन सी कंपनी ऐसी है जो पहली भारतीय कंपनी के नाम से, बीमा कंपनी के नाम से जानी जाती है, तो वो बॉम्बे म्यूचुअल एश्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड करके है, जो 1870 में बम्बई में जिसका गठन हुआ था। और भारत की सबसे पुरानी बीमा कंपनी जिसका कारोबार आज भी चल रहा है, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। ये कुछ तथ्य थे जिसको दिमाग में बैठा के रखना है, इसमें से कोई भी प्रश्न आ सकता है, तो इसको अपना जो है दिमाग में रहेगा तो ये सही हो जाएगा। 1 नंबर का सवाल। भारत में बीमा की शुरुआत कैसे हुई? अब चलिए इसको थोड़ा सा देखते हैं। LIC पूर्ण रूप से भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी, ये सब हम सब लोग जानते हैं, क्योंकि भारत में जो प्राइवेट कंपनियां हैं उसके अलावा इंश्योरेंस सेक्टर में काम करने वाली, लाइफ इंश्योरेंस के क्षेत्र में काम करने वाली LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये जो है एकमात्र ऐसी संस्था है जो भारत सरकार की कंपनी है। इसकी स्थापना केंद्र सरकार द्वारा 5 करोड़ के निवेश से हुई थी। यानी 1956 में जब LIC का गठन हुआ था, 1 सितंबर 1956 को, तो जो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने किया था वो था 5 करोड़। LIC आज भी उन कंपनियों के दावों का भुगतान कर रही है। यानी जो पहले जिन कंपनियों को मिला के LIC का गठन हुआ है और जो लंबे समय की पॉलिसीज थी, उसका जो क्लेम उसमें हो रहा है, चाहे मैच्योरिटी से हो या अभी लंबे समय में डेथ का मैटर हो, तो उस स्थिति में जो है उसका भुगतान जो है LIC आज भी कर रही है। बीमा अधिनियम 1938, ये ध्यान रखिएगा, बीमा अधिनियम 1938 पहला ऐसा कानून था जिसे भारत में बीमा कंपनियों के संचालन को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था। बीमा अधिनियम 1938, यानी ये स्वतंत्रता के पहले की बात है। बीमा अधिनियम 1938 ऐसा कानून बना था जो बीमा कंपनियों के संचालन को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था। जीवन बीमा और गैर जीवन बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण, थोड़ा इस पे जानना जरूरी है। 1 सितंबर 1956 को 170 जीवन बीमा कंपनी, ऐसे प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां थी, 170 जीवन बीमा कंपनियां थी, और 75 भविष्य निधि समितियां थी। यानी कुल मिला के 245 कंपनियां थी जिनको, जो जीवन बीमा का कार्य करती थी, उनको मिला के उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और वित्त मंत्री CD देशमुख जी ने एक लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का गठन किया था। यानी टोटल 245 कंपनियों को मिला के 1 सितंबर 1956 को, जिसमें 170 ऐसी कंपनियां थी जो जीवन बीमा कंपनियां थी और 75 भविष्य निधि समितियां थी। इसको मिला के 245 कंपनियां थी टोटल। गैर जीवन बीमा निगम का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1972 में,
106 कंपनियों को मिलाकर किया गया था। तो जो आगे जो गैर जीवन बीमा का मतलब जीआईसी यानी जनरल इंश्योरेंस कंपनी, इसमें 4 कंपनियां कार्यरत हैं। अब 1993 में ऐसा महसूस किया गया कि क्या जो है इंश्योरेंस सेक्टर को ओपन कर देना चाहिए, क्योंकि उसके पहले 1956 के पहले तो मार्केट ओपन था, वहां पे प्राइवेट कंपनियां भी थी और सरकारी तो थी ही नहीं, केवल प्राइवेट कंपनी ही थी। उन सभी उनकी कुछ डिमेरिट्स थी, क्योंकि वो ऐसा होता था कि पब्लिक का पैसा लगता था, कुछ कंपनियां बंद हो जाती थी तो पब्लिक का पैसा डूब जाता था। तो इन सब अनियमितताओं को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने उसका नेशनलाइजेशन किया। लेकिन 1993 में ऐसा महसूस हुआ सरकार को कि अगर हम कुछ प्राइवेट कंपनियों को भी ओपन करने का, मार्केट ओपन करने का रास्ता खोल देते हैं तो उससे गवर्नमेंट की आय बढ़ेगी। तो 1993 में मल्होत्रा कमेटी, ये ध्यान रखिएगा कि इसका जो IRDA का गठन हुआ और जो प्राइवेट कंपनियां भारत में आई उसके लिए कौन सी कमेटी का गठन हुआ था, किसकी सिफारिश पे आई थी, तो वो 1993 गठित हुई मल्होत्रा कमेटी थी, जिसने 1994 में सरकार को अपनी रिपोर्ट दिया था, जिसमें बीमा क्षेत्र को खोलने की सिफारिश की गई थी। क्योंकि 1900 जब तक कि प्राइवेट कंपनियां 2000 तक नहीं आई, तब तक जो है 1956 से लेके 2000 तक, यानी इन 44 वर्षों तक केवल लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी गवर्नमेंट की जो कंपनी थी उसी की मोनोपोली थी। एकमात्र वही कंपनी थी जो लाइफ इंश्योरेंस का काम हिंदुस्तान में कर सकती थी। अप्रैल 2020 में जीवन बीमा अप्रैल 2000 में जीवन बीमा और गैर जीवन बीमा पर नियंत्रण रखने एवं संचालन करने के लिए बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना किया गया। क्योंकि जब कंपनियों को ओपन किया जा रहा है तो उसके लिए कुछ न कुछ नियम कानून होना चाहिए कि जो कि समस्त कंपनियों को एक नियम के तहत रखे और उन पे नियंत्रण रखे। तो इसलिए जो है एक अप्रैल 2000 में जीवन बीमा और गैर जीवन बीमा जनरल GIC को और LIC को, इनको नियंत्रण करने के लिए एक जो है LIC नहीं बल्कि लाइफ इंश्योरेंस को, क्योंकि LIC तो एक कंपनी हो गई, उस समय प्राइवेटाइजेशन हो रहा था तो बहुत सारी कंपनियां आ रही, तो उन सारी कंपनियों पे नियंत्रण रखने के लिए जो है 2000 में ये जो है बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना किया। और अगस्त से यानी अप्रैल में IRDA का गठन हुआ और अगस्त 2000 से बाजार को ओपन कर दिया गया। एक जो नया जो सिनेरियो दिखा, उसके बाद से ढेर सारी कंपनियां आई। तो ये अगस्त 2000 के बाद की स्थिति, यानी अब से करीब 21 साल बीत गए। 21 साल में जो है आज भी लेकिन कोई बहुत फर्क नहीं पड़ा है। वर्तमान में जीवन बीमा उद्योग सरकारी क्षेत्र की एकमात्र कंपनी LIC के साथ 23 प्राइवेट कंपनियां जीवन बीमा का काम कर रही। 23 प्राइवेट कंपनियां, इकलौती गवर्नमेंट सेक्टर में LIC और प्राइवेट सेक्टर में 23 कंपनियां काम कर रही हैं। लेकिन 21 साल बीतने के बाद भी LIC ने मैक्सिमम जो मार्केट शेयर है उस पर कब्जा कर रखा है आज भी, क्योंकि अपनी इफिशियंसी के नाते। अब देखिए संयुक्त उपक्रम के लिए नियम एवं शर्तें, क्योंकि उसमें यह है कि एक विदेशी काउंटर पार्ट होगा, एक इंडियन काउंटर पार्ट होगा। अगर कोई विदेशी कंपनी आती है तो बिना इंडियन काउंटर पार्ट के वो कंपनी नहीं खोल सकती। 100 करोड़ की न्यूनतम पूंजी होनी चाहिए, उस कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ का हो, लाइसेंस फीस जमा करना पड़ता है। विदेशी कंपनियों के साथ एक भारतीय कंपनी का होना अनिवार्य है। शुरुआती में पूंजी का जो अनुपात था वो 26:74 का था और बाद में 49 और 51 कर दिया गया, यानी 51% जो है रहेगा हिंदुस्तानी कंपनी और 49% जो है विदेशी। HDFC एवं ब्रिटेन की स्टैंडर्ड लाइफ, यानी अगर ये क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले हिंदुस्तान में प्राइवेट कंपनी कौन सी आई, तो वो थी HDFC स्टैंडर्ड लाइफ। तो उसमें HDFC तो हिंदुस्तान की है और स्टैंडर्ड लाइफ ये जो है ये बाहर की है। ये वो कंपनी पहली कंपनी बनी जिसने अगस्त 2000 से जीवन बीमा का कार्य शुरू
किया। यानी सबसे पुरानी कंपनी भारत में जो काम कर रही प्राइवेट सेक्टर में वो है एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ, और दूसरी आईसीआई प्रूडेंशियल, ये भी जो है ये अगस्त 2000 से ये भी काम करना शुरू किया। पहली एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ और दूसरी आई आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, और तीसरी बजाज एलियान, ये 2001 से काम कर रहे हैं। एक भ्रम रहता है कि एसबीआई लाइफ जो काम कर रही है वो गवर्नमेंट की कंपनी है, तो ये भ्रम बिल्कुल निकाल दीजिए, क्योंकि एसबीआई लाइफ जो है बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। ये जो है एसबीआई हिंदुस्तान का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और फ्रांस की एक कंपनी है बीएनपी पैरिबास कार्डिफ के साथ मिलके जो है एक कोलैबोरेशन में ये कंपनी है, जो कि जिसको एसबीआई लाइफ के नाम से जानते हैं। भारत सरकार के अधीन डाक विभाग की, देखिए बहुत से लोग हो सकता ना जानते हो, लेकिन जो अपना पोस्टल विभाग है वो भी जो है लाइफ इंश्योरेंस का काम करता है। कुछ पॉलिसी उसके पास बहुत तो नहीं, हाँ लेकिन है कुछ पॉलिसी जरूर है वो जो सेल करता है, लेकिन ये आईआरडीए के अधिकार क्षेत्र के बाहर होता है। अब देखिए ये जो टॉपिक रहा है इसमें कुछ शब्द आए हैं, तो इस पे थोड़ा सा इनको जान एक बार फिर से मैं रिमाइंड करा देता हूँ। जैसे बीमा करता, अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें कुछ शब्द आए। बीमा करता, बीमा करता का मतलब बीमा करने वाली कंपनी, यानी जैसे मान लीजिए कि एलआईसी से कोई पॉलिसी करा रहा है तो जो एलआईसी है वो बीमा करता है, ना कि बीमा करने वाला एजेंट नहीं है बीमा करता। बीमा करता वो है जो कंपनी होती है वो बीमा करता होती। जोखिम, जोखिम हानि की संभावित स्थिति जिसमें संपत्ति का मूल्य नष्ट या ह्रास होने की संभावना होता है, तो ये जोखिम। जैसे मान लीजिए एक जोखिम हम लेके कहीं हम जा रहे हैं और बिना हेलमेट लगाए जा रहे हैं, तो ये जो है ये चांस हो सकता है कि अगर हम जा रहे हैं और हेलमेट नहीं लगाए, अगर हमारा एक्सीडेंट हुआ तो चोट लग सकती है, गहरी चोट लग सकती है। तो ये एक जोखिम है, बिना हेलमेट लगाए या सवारी करना, बाइक चलाना एक ये जोखिम है। इसमें जो है चोट लगने पे संपत्ति ह्रास होने यानी जीवन का ह्रास होने का चांस रहता है। आपदा, जोखिम भरी घटना के कारण को पेरिल कहते हैं। जोखिम भरी घटना जैसे एक्सीडेंट जो है वो हम जा रहे हैं और कोई कारण होगा ऐसा जिसके नाते जो है दुर्घटना हो गई, तो उसको जो है पेरिल बोलते हैं। पूलिंग धनराशि क्या होता है, यानी प्रीमियम। तो विभिन्न व्यक्तियों से वैयक्तिक अंशदान जिसमें एक जैसी संपत्ति एवं एक जैसा जोखिम हो। यानी ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कि हमको जो है एलआईसी का प्रीमियम ही है जमा करना है, तो एलआईसी के प्रीमियम का ये जो कोई प्रीमियम होता है, मान लीजिए 10 लाख रुपए का हमने बीमा किया, तो वो जो कलेक्शन है 10 लाख रुपए का भुगतान उस आदमी के ना रहने पे वो कंपनी करती है। तो 10 लाख रुपया ये जो होता है ये कई लोगों से कलेक्शन लिया जाता है कि उतना उतना प्रीमियम लिया, और ये माना जाता है कि मॉर्टेलिटी रेट अगर 1000 पे 3.5 है तो इसका मतलब 1000 में 3-4 लोगों की मौत हो रही है। यानी 10 लाख रुपया हमको अगर 10 लाख की पॉलिसी किया है और 3 लोग मर रहे हैं, 30 लाख रुपया देना है। 30 लाख रुपया कम से कम हमको देना पड़ सकता है। तो उस स्थिति में आप कितना प्रीमियम लें, कितना पैसा उन सबसे ले कि ये जो भुगतान है ये किया जा सके, तो इसी को पूलिंग कहते हैं। कोई भी काम हो तो कलेक्शन करके जो है सारे लोगों से समान कलेक्शन करके वो एक जैसा पूल बनाना, तो ये पूलिंग है। बीमित, बीमित व्यक्ति जो इस योजना में भाग लेना चाहता है एवं बीमाकर्ता के साथ अनुबंध करता है, ऐसे सहभागी को बीमित कहते हैं। यानी दूसरे शब्दों में कहें कि जिस व्यक्ति का बीमा हुआ है वो बीमित होता है। रिस्क रिटेंशन, ये है हमने पहले बताया जोखिम धारण करने की क्षमता। अगर कोई मेरे पास कोई वस्तु है, मैं उसका इंश्योरेंस, अगर वो बहुत कीमती नहीं है तो मैं उसका इंश्योरेंस हो सकता है ना कराऊं। अगर वो वस्तु खो जाए
और उस वस्तु के खोने से मुझे कोई विशेष फ़र्क अगर नहीं पड़ रहा है, तो ठीक है, उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए वो बहुत कीमती वस्तु है, तो हम लोग उसको जो है उसका इंश्योरेंस करवाते हैं, क्योंकि अगर वो खो गई, तो हमको जो है ज़्यादा दिक्कत होगी। हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा उसको प्रतिपूर्ति करना उसका। जोखिम कम करना एवं नियंत्रण, इसको रिस्क रिडक्शन एवं कंट्रोल। अब जैसे जोखिम कम कैसे हो सकता है? जैसे गाड़ी हम तेज ना चलाएं, तो ये जो है जोखिम कम करने वाली बात, यानी नियंत्रित है रिस्क हमारा। हम हेलमेट लगा के गाड़ी चलाएं, तो ये भी एक तरह से रिस्क रिडक्शन है, मतलब रिस्क हमारा कम है। वहां पे अगर हम गिरेंगे भी तो चोट लगने के चांसेस कम है। लॉस प्रिवेंशन यानी हानि रोकथाम, ये क्या होता है? घटना के अवसर को कम करने के लिए उठाए गए उपायों को हानि रोकथाम कहते हैं। यानी अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ऐसा प्रयास करता है कि गाड़ी से जा रहा है, बाइक से चला रहा है, और उसने जो है बिल्कुल एकदम वेल इक्विप्ड होके जो है हेलमेट पहन के चला रहा है, धीरे-धीरे चला रहा है, बहुत तेज नहीं, सारे नियम कानून का फॉलो करते हुए वो गाड़ी चला रहा है। तो ये हुआ है, इसको बोलेंगे हानि को रोकना, यानी लॉस प्रिवेंशन है। घटना के अवसर को कम करने के लिए उठाया जाने वाला कदम। अगर हमारा एक्सीडेंट ना हो, तो मैं ऐसा क्या करूँ कि जिससे एक्सीडेंट होने की जो चांसेज़ हैं वो कम हो जाएँ। तो वो ये हो सकता है कि मैं जो है हेलमेट बाकायदा से लगाऊँ और गाड़ी को धीमा चलाऊँ, नियम कानून से चलाऊँ, तो इसको जो है हानि रोकथाम या अ, घटना के अवसर को कम करना या लॉस प्रिवेंशन बोलते हैं। अब देखिए इंश्योरेंस और एश्योरेंस, एक्चुअल में जो लाइफ इंश्योरेंस बोला जाता है ज़्यादातर, इंश्योरेंस बोलते हैं हम लोग, लेकिन हकीकत में वो लाइफ एश्योरेंस होता है, क्योंकि कारण ये है कि इंश्योरेंस का आशय घट सकने वाली घटना से सुरक्षा प्रदान करता है। इंश्योरेंस का आशय घट सकने वाली, यानी वो घटना घट भी सकती है और नहीं भी घट सकती है, जबकि एश्योरेंस का आशय अवश्य घट सकने वाली घटना से सुरक्षा प्रदान करता है। लाइफ इंश्योरेंस में जो अवश्य घटने वाली चीज है, वो है मौत, यानी किसी भी आदमी की मौत जो है वो निश्चित है। कब होगी ये नहीं निश्चित है, लेकिन मौत निश्चित है। तो इसलिए जो है एश्योरेंस में जो निश्चित अवश्य घटने वाली घटना है वो शामिल होता है। इंश्योरेंस में जो घटना घट सकती है वो शामिल है, लेकिन मौत घट सकती है नहीं, मौत तो पक्का होगी, यानी वो अवश्य घट सकने वाली घटना है। तो जो एश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस यानी जिसको हम बोलते हैं, वो कायदे से लाइफ एश्योरेंस होना चाहिए। इंश्योरेंस जोखिम के लिए सुरक्षा प्रदान करता है, जबकि एश्योरेंस निश्चित घटना जैसे कि मृत्यु जिसका समय अनिश्चित है के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। एश्योरेंस पॉलिसी जीवन सुरक्षा से जुड़ी होती है, जिसमें अवश्य घटना घटेगी और जिसका समय अनिश्चित रहता है, वो एश्योरेंस होता है। कब घटना घटेगी कोई कह नहीं सकता। इंश्योरेंस में क्या होता है कि घटना घटेगी नहीं घटेगी इसकी कोई वो नहीं है, श्योरिटी नहीं, हो सकता है घटना ना ही घटे, और कब घटेगी ये भी कोई निश्चित नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं कि अगर हमने जो है एक दुकान में जितने सामान रखे हैं अगर उसका इंश्योरेंस कराया है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि चोरी हो जाए। हो सकता है चोरी हो जाए तो नुकसान हो जाएगा, लेकिन ये भी हो सकता है कि कभी भी चोरी ना हो। यानी घट सकने वाली घटना जो है यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे केवल हो सकता है, ऐसा है, लेकिन जो 100% श्योरिटी होती है, वो चीज़ नहीं है। जीवन बीमा में क्या-क्या शामिल होता है? अब देखिए, इसमें 4 चीज़ें शामिल हैं। कौन? यानी संपत्ति। अब जीवन बीमा से रिलेटेड है, तो जीवन बीमा में संपत्ति क्या हो सकती है? जीवन बीमा में तो मनुष्य के जीवन का होता है बीमा, यानी जो मनुष्य का जीवन है उसी को संपत्ति मान लिया गया है, और इसको माना किसने है? प्रोफेसर ह्यूबनर ने इसको सबसे पहले व्याख्यायित किया था। प्रोफेसर ह्यूबनर, ये क्वेश्चन आता है
कि ह्यूमन लाइफ वैल्यू को किसने प्रतिपादित किया था, तो वो थे प्रोफेसर ह्यूबनर। तो उन्होंने मनुष्य के जीवन को जो है एक संपत्ति माना और ये माना कि अगर कोई आदमी अर्निंग कर रहा है और वो अगले 20 साल अर्निंग करेगा, तो उसके जो खर्चे हैं अगर उसको घटा दीजिए उसके खर्चे, तो जो वो अर्निंग करेगा, शेष धनराशि करेगा, वो परिवार के ऊपर खर्चा करेगा। यानी उस व्यक्ति की जो वैल्यू है, जितना अमाउंट उसने अपने खर्चे को घटाने के बाद बचाया है, वो जो है वो अमाउंट उस व्यक्ति की जो है वैल्यू है। तो उसको कवर करने के लिए उसको प्रॉपर्टी माना जाता है। और बीमित किया गया जोखिम, क्या चीज का हमने इंश्योरेंस किया है, दूसरी चीज ये है पूलिंग का सिद्धांत। यानी अब अगर हमने किसी चीज को कवर किया है, सुरक्षा चाहिए, तो उसके लिए हमको कुछ प्रतिफल भी देना पड़ेगा, यानी हम उसको प्रीमियम देंगे तभी ये, तो कुछ चीज मिलता है तो कुछ चीज देते हैं। यानी पूलिंग के सिद्धांत के तहत हम प्रीमियम कलेक्ट करते हैं और वो देते हैं। और ऐसे नहीं करते ये केवल बातचीत पे नहीं, एक बाकायदा ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। जो व्यक्ति लीगल कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट करता है वो दोषी होता है और उसको जो है उस हिसाब से पनिशमेंट भी निर्धारित। अगर मान लीजिए मैं कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता हूँ, तो जो है मुझको सरेंडर करने पे पॉलिसी को उसको सरेंडर चार्जेस देने पड़ते हैं। तो इसी तरह से जो है और भी इसमें है कि अगर हम कोई कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट किए हैं तो हो सकता है कि हमारा पूरी पॉलिसी कैंसिल हो जाए और उसमें फिर हमको कोई पैसा ना मिले। जोखिम, अब थोड़ा सा जोखिम के विषय में समझते हैं। निम्न तरह के जोखिम है। सबसे पहला जोखिम है अतिशीघ्र मृत्यु, इसमें तो कोई शक नहीं है। अगर कोई व्यक्ति है 18 साल, 20 साल, 22 साल, जिसकी अभी पूरा जीवन बचा हुआ है अर्निंग करने के लिए और अपना परिवार चलाने के लिए, उस व्यक्ति की अगर शीघ्र मृत्यु हो जाती है तो उसके पूरे परिवार के ऊपर जो है एक आपदा जैसा बज जैसा टूटता है। क्योंकि अगर मान लीजिए उसके बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, फैमिली है, पत्नी है, माँ है, बाप है, तो भाई बहन है, ये सब और सारा अर्निंग मेंबर वही है, तो अगर वो नहीं रहा तो ये सारे लोग जो है एक झटके में एक साथ में जो है ये अनाथ हो जाते हैं और उनकी फिर जो लाइफ होती है वो बड़ी दिक्कत वाली हो जाती है। और एक और सबसे बड़ा जो दिक्कत वाली चीज है वो है लंबी अवधि तक जीवित रहना। जितना बड़ा जोखिम जल्दी मृत्यु है, उतना ही बड़ा जोखिम है ज्यादा समय तक जीवित रहना। जैसे कोई व्यक्ति 90 साल, 95 साल और 100 साल तक जीवित रह गया, तो होता क्या है कि आदमी की अर्जन करने की क्षमता तो सीमित होती है। हो सकता है 60 साल पे रिटायर कर देती है गवर्नमेंट, 70 साल, 80 साल तक ऐसे करेगा। कोई बिजनेसमैन है तो जब तक उसकी क्षमता है तब तक वो व्यापार करेगा, उसके बाद फिर वो रिटायर होके घर बैठ जाएगा। जब घर बैठ जाएगा तो केवल घर बैठेगा नहीं, वो स्वयं जो है अर्निंग तो कर नहीं रहा, अर्निंग बंद हो गई। दूसरा, वो उस परिवार के ऊपर लायबिलिटी बन गया। अभी इसके खर्चे भी चालू हो जाएंगे क्योंकि वो इसकी जो हो सकता है बीमार पड़े तो उसको दवाइयाँ चाहिए, हो सकता है और भी कोई दिक्कत हो, या उसको अपने खाने पीने के लिए चीजें, वो पूरी तरह से डिपेंड होके परिवार पे लायबिलिटी बन जाता है। तो ये जो होता है, ये जो अतिशीघ्र मृत्यु होती है, उससे भी बड़ा जोखिम इसको माना जाता है। और तीसरा है विकलांगता सहित जीवन। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक्सीडेंट हुआ या ऐसी बीमारी से विकलांग हो गया। विकलांग होके जीवित रहना एक बहुत बड़ा जोखिम है, यानी मृत्यु से भी बड़ा जोखिम है। कारण कि मृत्यु अगर हो गई तब तो ठीक है, कम से कम उस आदमी की अर्निंग बंद हो गई, कोई बात नहीं, अर्निंग बंद हो गई। लेकिन अगर विकलांगता सहित वो आदमी जीवित है, अर्निंग तो तब भी बंद हो गई क्योंकि वो विकलांग हो गया तो काम करने लायक नहीं रह गया, उसकी अर्निंग समाप्त हो गई, लेकिन वो जीवित है। यानी इसका मतलब ये है कि वो खुद उस परिवार के ऊपर लायबिलिटी बन गया। विकलांग है, उसको दवा की जरूरत पड़ेगी, वो खाएगा और भी उसकी ढेर सारी ज़रूरतें आ सकती हैं, कपड़ा चाहिए और दवा चाहिए। इस तरह से अकेलापन उसको लगता है, हो सकता है कुछ मनोरंजन की चीज़ करे वो। तो इस तरह से जितना भी इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर होगा वो परिवार के ऊपर लायबिलिटी हो जाएगा।
तो ये जो है एक समस्या जो है रहती है। अब जीवन बीमा और साधारण जीवन बीमा और साधारण बीमा में अंतर क्या है? ये भी इस तरह का प्रश्न आ सकता है, तो इसको थोड़ा-सा समझना ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहले जीवन बीमा जो है, ये जान लीजिए कि ये पहला क्वेश्चन इस तरह से आता है, क्या जीवन बीमा क्षतिपूर्ति की संविदा है? बिल्कुल नहीं, जीवन बीमा क्षतिपूर्ति की संविदा नहीं है। भले ही ह्यूबनर ने ये कहा है कि मनुष्य के जीवन को मूल्यांकन किया जा सकता है, लेकिन मनुष्य के जीवन को हकीकत तो ये है कि कोई मूल्य नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अमूल्य होता है। इसलिए जो चीज़ अमूल्य है उसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती। इसलिए कहा जा सकता है कि जीवन बीमा जो है वो क्षतिपूर्ति की संविदा नहीं है, और इसके ठीक उलट साधारण बीमा जो होता है वो क्षतिपूर्ति की संविदा होती है। अगर हमने जो है हमारे पास 1 लाख रुपए का सामान रखा है और हमने उसका जो है इंश्योरेंस करा दिया और वो नष्ट हो जाता सामान, तो जो बीमा कंपनी है वो 1 लाख रुपया हमको वापस करेगी। तो ये हुआ क्षतिपूर्ति, 1 लाख का नुकसान हुआ, 1 लाख वापस कर दिया। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का जीवन ही चला गया तो क्या वापस हो सकता है? तो इस तरह से जो है जीवन बीमा जो है क्षतिपूर्ति की संविदा नहीं है। घटना की निश्चितता, केवल समय निश्चित नहीं, जैसा पहले मैंने भी चर्चा किया कि जीवन बीमा में घटना निश्चित है, मरना तो सबको है। निश्चित है कि कभी न कभी एक दिन वो आएगा जब हर कोई व्यक्ति उसकी डेथ होगी, लेकिन समय निश्चित नहीं है। हो सकता है कोई व्यक्ति आज है, कल नहीं है। एक दिन में जो है, लेकिन आज जब है तो उसको नहीं लग रहा है कि वो कल रहेगा, कल नहीं रहेगा, ऐसा नहीं सोच सकता वो। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग चले गए, जिन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनका इतना जल्दी अंत हो जाएगा, ऐसे बहुत सारे लोग। लेकिन जो साधारण बीमा होता है, उसमें दोनों चीज़ों की अनिश्चितता होती है, ना तो घटना की निश्चितता होती है, चोरी होगी ये कोई निश्चित नहीं कर सकता, और ना समय निश्चित है। चोरी जब होगी कि नहीं होगी यही नहीं निश्चित है, तो कब होगी तो इसका तो प्रश्न ही नहीं उठता। संभावना में समय के साथ वृद्धि होती जाती है, क्योंकि मनुष्य का जीवन जैसे-जैसे बढ़ता जाता है, उसकी एज बढ़ती जाती है, मॉर्टेलिटी रेट बढ़ता जाता है, और मॉर्टेलिटी रेट के आधार पे डेथ, जो कोई 50 साल का आदमी है तो 50 साल का आदमी की मौत ज़्यादा होती है, अगर 60 का है तो थोड़ा और ज़्यादा, 80 साल का हो गया तो बहुत सारे लोग 80 तक जाते-जाते उनकी डेथ हो जाती है, 90 तक रेयर पहुँचते हैं। जैसे-जैसे समय, यानी उसके ऊपर तो कभी भी मर सकता है आदमी, कोई निश्चित नहीं है। यानी जैसे-जैसे समय बीतता जाता है, जीवन बीमा में संभावना बढ़ती जाती है। लेकिन साधारण बीमा में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि समय बीत रहा है तो उसकी संभावना भी बढ़ जाएगी। अब प्रीमियम जो लिया जाता है एलआईसी के उसमें जो है, ये जान लीजिए कि अगर मैं आज पॉलिसी लेता हूँ, अगर मेरी एज मान लीजिए 30 साल है, आज मैं पॉलिसी लेता हूँ, तो आज जो प्रीमियम निर्धारित हो जाएगा, और अगर मैं 25 साल या 30 साल का प्लान लेता हूँ, तो वही प्रीमियम मुझे 60 की एज तक, मैच्योरिटी तक वही प्रीमियम देना पड़ेगा। फिर ये नहीं कि 30 की एज पे ये प्रीमियम, 31 की एज पे ये प्रीमियम, 32 की एज पे ये प्रीमियम, 33 पे ये, 50 पे ये, 60 पे, ऐसा नहीं होता। इसको जो है बोलते हैं स्तरीय प्रीमियम। होता तो इसी तरह से, क्योंकि मोर्टेलिटी रेट के आधार पे प्रीमियम का निर्धारण होता है, लेकिन एक्चुअरीज का यही काम होता है कि जो है एक जो स्तरीय प्रीमियम का निर्धारण कैसे किया जाए, तो कितना होगा उसका जो है रेट, कितना रखा जाए, ये स्तरीय प्रीमियम में उसको कैलकुलेशन के बाद ये तय होता है। अब स्तरीय प्रीमियम में देखिए, ये अवयव हैं, एक तो सुरक्षा तत्व और दूसरा नकदी मूल्य। यानी सुरक्षा तत्व का मतलब मोर्टेलिटी रेट, और दूसरा ये है कि जो उसमें इन्वेस्ट होता है पैसा, मान लीजिए जो भी प्रीमियम आया और उसको इन्वेस्ट किया गया, तो वो पैसा, उसमें से कुछ ब्याज मिलता है, यानी उस प्रीमियम जो जो ब्याज मिलेगा तो वो प्रीमियम को थोड़ा घटाएगा, और जो चीजें हम उसमें ऐड करते जाएंगे वो उस प्रीमियम को बढ़ाएगा। तो ये जो है इसको अ, बोलते हैं स्तरीय प्रीमियम के अवयव। तो दोस्तों, ये जो
तीसरा सेशन था वो इतने ही समय का रहेगा और अभी जो है 4 सेशन और चलेंगे, जिसमें 3 सेशन जो है इसी तरह से आपका क्लास रूम टाइप का रहेगा और बाकी जो लास्ट है वो ट्रिक का रहेगा, उसको ध्यान से देखिएगा, बाकी पूरा देखिएगा क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि आप इसको बैठ के ही पढ़ें, आप इसको लेटते, जागते, सोते कभी भी इसको सुन सकते हैं, तो आपके दिमाग में ये बैठा रहेगा, तो आपको परीक्षा पास करने के लिए ये बहुत पर्याप्त मदद देगा और इसके अलावा आगे चल के जब ये आप काम शुरू करेंगे तो उस समय तो ज़रूरत इसकी पड़ेगी ही। ठीक है दोस्तों, आपको शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।